तो बच्चे लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा एवं महत्व, पार्ट नंबर 5 ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। पिछले पार्ट में हमने 7 पॉइंट हमने किए थे, 8 और 9 बेटा यहाँ पे है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ समानताएं लिखी है कि फ्योल और जो टेलर थे उनके सिद्धांतों में कुछ समानताएं थी, वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर होता है बेटा उसका आंसर। और देन हम एक डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, इसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे और देन ही हमारा क्लोज हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 8वां पॉइंट, जो कि हमारा किसके अंडर था बेटा? ये था हमारा वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियां हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा है विभेदात्मक इकाई पारिश्रमिक प्रणाली, ठीक है ना। तो उसने बोला इसका अभिप्राय, पारिश्रमिक का मतलब बेटा यहाँ पे रेम्युनरेशन है, मतलब सैलरी जो मिलती है ना, सब इनकी बात कर रहा है, सैलरी कमीशन डॉल, ठीक है ना। तो पारिश्रमिक मतलब यहाँ पे क्या है? रेम्युनरेशन, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से है। इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसकी उस पद्धति यानी उस टेक्निक से है जो कुशल तथा अकुशल, यानी क्या बोला? कुशल तथा अकुशल जो श्रमिक होते हैं, यानी एफिशिएंट वर्कर और नॉन एफिशिएंट वर्कर, ठीक है। तो एफिशिएंट वर्कर यानी कुशल और अकुशल श्रमिकों के मध्य अंतर्भेद करती है, यानी उनके बीच में डिफरेंस निकालेगी कि भाई ये कुशल श्रमिक है, ये अकुशल श्रमिक है। तो इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के मध्य अंतर्भेद करती है। आगे, यह कुशल श्रमिकों को पारितोषिक देती है, यानी जो कुशल होंगे, जो अच्छे श्रमिक होंगे, जो तरीके से काम कर रहे हैं, उनको तो ये रिवॉर्ड देगी, यानी कुछ अच्छी चीजें, मतलब उनको एक तरह से गिफ्ट देगी। मतलब गिफ्ट मतलब मान लो कम, मतलब कि जैसे कुछ पैसा दे दिया या कुछ कोई भी अच्छी चीज दे दी जिससे कि वो उनको खुशी हो जाए, ठीक है, क्योंकि भाई वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कोई ना कुछ पुरस्कार मिलेगा। क्लियर? क्या मिल रहा है? पुरस्कार टाइप का। तो पारितोषिक मतलब पुरस्कार मान लो यहाँ पे। और जो अकुशल होंगे को अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो अकुशल होंगे उनको बोलेंगे तो अपनी कुशलता को बढ़ाओ बेटा, तो बढ़ाओ, कुशल बनो। तो इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के मध्य अंतर्भेद यानी डिफरेंस निकालती है, मतलब कंपैरिजन करती है। यह कुशल श्रमिकों को तो पारितोषिक यानी पुरस्कार देती है, वह अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला पॉइंट हमारा मानसिक क्रांति। इसे अगर हम बात करें तो इसका अभिप्राय प्रबंध वर्ग एवं श्रमिक वर्ग, यानी जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं और जो श्रमिक वर्ग यानी जो नीचे वाले लोग हैं बेटा, वो तो दोनों की मन स्थिति, यानी जो मन की स्थिति है, ठीक है, उसमें परिवर्तन करने से है। तो उसने बोला इसका अभिप्राय प्रबंध वर्ग तथा एवं श्रमिक वर्ग दोनों की मन स्थिति में परिवर्तन करने से है, ताकि वे एक दूसरे से प्रतियोगिता के स्थान पर, यानी एक दूसरे से कंपटीशन ना करें, ठीक है, प्रतियोगिता के स्थान पर एक दूसरे का क्या करें? सहयोग करें। तो मानसिक क्रांति यानी जो मेंटल, जो आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हैं हम कि इसका अभिप्राय प्रबंध वर्ग एवं जो श्रमिक वर्ग दोनों की मन स्थिति में परिवर्तन लाने से है। दोनों में क्या परिवर्तन लाने से है, ताकि वे एक दूसरे से प्रतियोगिता के स्थान पर क्या करें? सहयोग करें। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट समझ में आ गया। अब टेलर तथा फ्योल के सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है। कई बार पेपर में आता है क्या टेलर और फ्योल के सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है? तो हम बोलेंगे यस, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इसके लिए दिए मैंने बेटा, यानी समानता बतानी बेटा। क्या बतानी है? समानता। तो हम बोलेंगे भाई क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रत्येक कार्य के व्यावहारिक पक्ष पर बल देते हैं, कि दोनों ही क्या है, चाहे वो टेलर हो चाहे वो फ्यूल हो, दोनों ही कार्य के व्यावहारिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ध्यान देते हैं कि कैसे उसको प्रैक्टिकली डील करेंगे। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर उसको क्या देते हैं? बल देते थे, व्यावहारिक पक्ष पर बल देते हैं। दोनों प्रबंधकों तथा श्रमिकों के बीच अच्छे संबंधों पर बल देते हैं, कि दोनों के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। तो प्रबंधकों यानी जो मैनेजमेंट टाइप के लोग हैं ना, मैनेजर्स टाइप के, और जो श्रमिक है उनके बीच में अच्छे संबंध पर बल देते हैं। उसके अलावा प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान पर बल, दोनों ही प्रबंधकीय जो समस्याएं हैं उनके समाधानों पर क्या देते हैं? बल। दोनों के दोनों समाधान को, मतलब समस्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे, समस्याओं कैसे सॉल्व करेंगे, उन पर बल देते हैं दोनों के दोनों। और दोनों व्यक्तिगत हित के बजाय संगठनात्मक हित को अधिक महत्व देते हैं, यानी बोलते हैं कि निजी हित को छोड़ो, संगठन के हित को प्राथमिकता दो। तो दोनों में देखो, दोनों में समानताएं क्या है, और भी लिखे जा सकते हैं वैसे पॉइंट, बट मैंने 4 पॉइंट लिखे, काफी है। पहला पॉइंट, दोनों ही प्रत्येक कार्य के जो व्यावहारिक जो पक्ष होता है, व्यावहारिक पक्ष होता है, उस पर बल देते हैं। नंबर 2, दोनों ही प्रबंधकों के एवं जो श्रमिकों के बीच में अच्छे संबंधों पर बल देते हैं। तीसरा स्टेप बोला प्रबंधकीय समस्याएं, यानी जो समस्याएं होती है मैनेजमेंट लेवल की, जो समस्याएं होती है उनके समाधान पर बल देते हैं। दोनों व्यक्तिगत हित के बजाय जो संगठनात्मक हित है उसको महत्व देते हैं, उसको अधिक महत्व देते हैं कि संगठन के हित के लिए काम करो, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं।
क्लियर हो गया? यहां तक बेटा फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, जिसके बाद ये चैप्टर अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। तो ध्यान से देखिए बेटा, अब हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, टेलर और फ्यूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अपने आप में, ठीक है। इसको जानेंगे। तकरीबन मैंने आपके सामने 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे, जिससे हम जानेंगे कि टेलर और फ्यूल के बीच में डिफरेंस होता क्या। अब तक हमने पूरा चैप्टर किया बेटा, जिसमें अगर आपको चैप्टर पूरा देखना है तो बेटा पूरा जो पीछे के पार्ट्स है उनको सब अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। सारे पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं टेलर और फ्यूल के बीच में। सबसे पहला है हमारे डिफरेंस का जो आधार है वो है संदर्भ। तो उसने बोला टेलर ने अपने सिद्धांत तथा तकनीकें जो भी हैं, तकनीकें निम्न स्तर को ध्यान में रखकर दिए। यानी जो टेलर है उसने अपने सिद्धांत जो भी तकनीकें थी वो निम्न स्तर को ध्यान में रखकर दी, ये समझ में आ गया। जबकि जो फ्यूल था हमारा, फ्यूल के सिद्धांत उच्च स्तर को ध्यान में रखकर बनाए गए। यानी फ्यूल के जो सिद्धांत है वो उच्च स्तर को ध्यान में रखकर बनाए गए, जबकि जो टेलर ने जो अपने सिद्धांत दिए, अपनी तकनीकें दी, वो निम्न स्तर को ध्यान में रखते हुए दिए। संबंधित की बात करें तो ये उत्पादन क्रियाओं यानी कारखाना क्षेत्र से संबंधित है। ये उत्पादन क्रियाओं यानी कारखाना क्षेत्र से संबंधित था। जबकि फ्यूल की अगर हम बात करें तो ये उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित है। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए बेटा। पहला संदर्भ मैंने आपको बताया कि टेलर ने अपने सिद्धांत जो भी तथा तकनीकें जो थी वो निम्न स्तर को ध्यान में रखकर दिए, समझ में आ गया। जबकि फ्यूल की अगर हम बात करें तो फ्यूल ने अपने सिद्धांत उच्च स्तर को ध्यान में रखकर बनाए। उसके बाद आप बात करते हैं संबंधित, तो उत्पादन क्रियाओं यानी कारखाना क्षेत्र से संबंधित है, जबकि उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित है। तो 2 पॉइंट समझ में आते हैं। अगला पॉइंट थर्ड, आदेश की एकता। टेलर ने इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया। टेलर ने इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया और कार्यात्मक फोरमेनशिप पर बल दिया। बेटा कार्यात्मक फोरमेनशिप हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही लास्ट पार्ट में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें एक ही समय पर जो श्रमिक है वो 8 बंदों के नीचे काम करते हैं। 4 यहाँ पे थे, टोली नायक, गति नायक, ये सब इधर भी थे आपके पास, है ना, जो रूट क्लर्क था, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क था, स्टाफ के पढ़ाई थे हमने। तो 8 बंदों के नीचे काम करता है। तो इसका मतलब आदेश की एकता तो यहाँ पे माने नहीं जा रही बिल्कुल भी। तो इसने आदेश की एकता का जो सिद्धांत था इसका अनुसरण नहीं किया और कार्यात्मक फोरमेनशिप यानी एक ही बार में 8 बंदों के नीचे काम करने पर बल दिया। जबकि इस सिद्धांत को सख्ती से यानी आदेश की एकता को सख्ती से यहाँ पे लागू किया जाता है। तो इस सिद्धांत को मतलब आदेश की एकता को सख्ती से लागू किया जाता है, ऐसे लिख लो आदेश की एकता को। क्लियर? लोचशील की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो टेलर की तकनीकें कम लोचशील होती है, जबकि फ्यूल के सिद्धांत क्या अधिक लोचशील है, अधिक फ्लेक्सिबल है। तो ये कम फ्लेक्सिबल है तथा इन्हें विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जाता है। बेटा सिर्फ विशेष यानी स्पेशल जो परिस्थिति आएगी है ना, उसी में ही इनको क्या करेंगे, लागू किया जाता है। जबकि ये सिद्धांत अधिक लोचशील है तथा ये सार्वभौमिक रूप से ठीक है लागू होते हैं। ठीक है, जनरल है, कर सकते हैं लागू, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, इसमें कोई विशेष परिस्थिति वाली बात नहीं आती है। उसके बाद ध्यान का केंद्र की अगर हम बात करें तो कार्य के सरलीकरण, काम को सरल सिंप्लीफिकेशन तरीके से करना, समय, गति, जो हमने 9 पॉइंट पढ़े, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। अध्ययन आदि के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी जो ध्यान का केंद्र था वो जो 9 तरीके हैं, उन 9 तरीकों को देखना जो हमने पढ़े थे बेटा। ठीक है, तो उनमें जैसे 3 मैंने लिखे, कार्य का सरलीकरण, समय, गति, अध्ययन, ठीक है, उसमें थकान वाला भी था, बहुत सारे थे। तो आदि के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी इन सबको देखते हुए उत्पादन को बढ़ाना, ये यहाँ पे काम था, क्योंकि कारखाना क्षेत्र से संबंधित है ना ये। जबकि यहाँ पे विभिन्न सिद्धांतों का पालन करके, यानी विभिन्न सिद्धांतों का पालन करके संपूर्ण प्रशासन में, यानी पूरे प्रशासन में क्या लेके आना, सुधार लेके आना। तो बेटा देखो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, घर पे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। बेटा नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, टेलर ने अपने सिद्धांत तथा तकनीकी निम्न स्तर को ध्यान में रखकर दिए, जबकि फ्यूल ने सिद्धांत जो थे वो उच्च स्तर को ध्यान में रखकर दिए। मैंने यहाँ पे बोला उत्पादन क्रियाओं या कारखाना क्षेत्र से संबंधित है, ये उच्च स्तरीय प्रबंध से संबंधित है। आदेश की एकता की बात करें तो टेलर ने इस सिद्धांत को का अनुसरण नहीं किया, इसका पालन नहीं किया और कार्यात्मक फोरमेनशिप पर बल दिया, जिसमें 8 बंदों के नीचे आप काम करते हो। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे आदेश की एकता जो थी उसको, उस सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाता है। उसके बाद मैंने लोचशील की बात करी तो मैंने कहा टेलर की जो तकनीक है वो कम लोचशील होती है और इन्हें सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जाता है, जबकि फ्यूल के सिद्धांत अधिक लोचशील होते हैं और तथा ये सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, हर जगह हो जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान का केंद्र की अगर हम बात करें
तो कार्य के सरलीकरण, समय, गति, थकान, इन सब के बाद ना मानसिक जो क्रांति था, वो इतने सारे पॉइंट थे, उनके द्वारा उत्पादकता को बढ़ाना, ये सब पे इस पे ध्यान फोकस है, उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि विभिन्न सिद्धांतों का पालन करके संपूर्ण प्रशासन में क्या लेके आना, सुधार लाना। तो क्लियर हो गया 5 पॉइंट तो आपको अच्छे से। अब अगला पॉइंट हमारे पास फिर है वर्णन। बेटा क्या है वर्णन? तो टेलर के योगदान को वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। बेटा किसमें? वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में। तो टेलर का जो योगदान था उसको वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में व्यक्त किया गया, यानी उसको वर्णन वहां पे इस तरह से वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में, ठीक है ना। जबकि फ्योल के योगदान को प्रशासन की सामान्य विचारधारा के रूप में व्यक्त किया गया। तो इसको कैसे किया गया? वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में व्यक्त किया गया, और इसको कैसे किया? प्रशासन की सामान्य विचारधारा। क्लियर? रचना का आधार टेलर के सिद्धांत विभिन्न अवलोकनों तथा परीक्षणों पर आधारित है, यानी इसके सिद्धांत बहुत सारे अवलोकनों तथा परीक्षणों पर क्या है? आधारित है। जबकि फ्योल के सिद्धांत निजी अनुभवों पर आधारित है। निजी अनुभवों का मतलब व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। तो 5 हमने पढ़ लिए थे, मैं दोबारा यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। 5 तो हो गए थे ना, 1 2 3 4 5, तो वर्णन से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। टेलर का जो योगदान था, टेलर के योगदान को वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में, किस रूप में? वैज्ञानिक, साइंटिफिक तो सीखा था ना, तो वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में व्यक्त किया गया। जबकि फ्योल के योगदान को प्रशासन की सामान्य विचारधारा, जो जर्नल एक तरह से गाइडलाइंस होती है ना, उस टाइप से, तो फ्योल के सिद्धांत को प्रशासन की सामान्य विचारधारा के रूप में व्यक्त किया गया। क्लियर? रचना का आधार टेलर के सिद्धांत विभिन्न अवलोकनों तथा परीक्षणों पर आधारित है। विभिन्न अवलोकनों तथा परीक्षणों पर क्या है? आधारित है। जबकि हम दूसरे की बात करें तो वो निजी अनुभवों पर आधारित है। बेटा किस पर आधारित है? निजी अनुभवों पर आधारित है। निजी मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत हो गया, उन अनुभवों पर यहाँ पे आधारित है इसके सिद्धांत। क्लियर हो गया? देन उसके बाद व्यक्तित्व की बात करें तो बेटा देखो ये ना, इसको आप चाहे तो बना के अच्छे से लिख लो कि जो टेलर थे ना बेटा, वो वैज्ञानिक थे। बेटा क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो ये इनका जो व्यक्तित्व था, मतलब जो एक्चुअल लाइफ में थे, वो वैज्ञानिक थे ये, ठीक है ना। जबकि फ्योल जो थे ना, वो वैज्ञानिक नहीं थे बेटा, वो क्या थे? आपके पेशेवर थे, यानी प्रोफेशनल टाइप का बंदा था वो, ठीक है ना। जिसने सिद्धांत दिया था ना, वो पेशेवर था, वो प्रोफेशनल था वो, ठीक है ना। जबकि जो हमारे टेलर थे वो वैज्ञानिक थे, वो है ना क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे व्यक्तित्व की, तो ये वैज्ञानिक थे, और ये कौन है? ये पेशेवर थे। तो व्यक्तित्व का मतलब, जैसे मैं बोलूंगा मैं व्यक्तित्व एक तरह से मतलब टीचर हूँ, तो टीचर मैंने अपना व्यक्तित्व बताया ना, तो बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं, कोई एक बिजनेसमैन नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसका जो व्यक्तित्व वैज्ञानिक था इनका, और इनका क्या था? पेशेवर। क्लियर हो गया? तो तकरीबन मैंने आपको 7-8 पॉइंट दिए, ठीक है, और अच्छे से इस डिफरेंस को समझाने की कोशिश करिए, और होप सो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अब मिलेंगे जो अगला चैप्टर, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीसरे चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमने लगभग सब चीज हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जहां तक मैंने आपको बताया था, मैं आपको सारा कंटेंट याद करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।